सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, खानदानी सियासत, इसमें इक़्तिदार की जंग, खानदानी सियासत में इक़्तिदार की जंग बहुत ख़तरनाक होती है। कदीम दौर की अगर मैं बात करूं तो कदीम दौर में भी जब दुनिया में बादशाहियत का रिवाज था, जब बादशाह होते थे, तो ऐसे कई वाक़यात पेश आते रहे जिसमें बादशाहों को उन्हीं की औलादों ने कत्ल कर दिया, जिसमें इक़्तिदार की लालच में आकर भाई को भाई ने ही कत्ल कर दिया, मार दिया, सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए। कुर्सी हासिल करने के चक्कर में हम कह सकते हैं कि खून सफ़ेद हो गया। अब खानदानी सियासत का आप समझ लें ये एक उसूल होता है कि बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटा, और फिर बेटे का बेटा, और फिर उसका बेटा, और फिर उसका बेटा, और ये रिवायत कई बार कत्लो गारत का बाइस भी बनती है। अच्छा, अगर हम तारीख उठाकर देखें तो मालूम होगा कि बादशाहों के खिलाफ साजिशें करने वाले कोई और नहीं थे, उनके अपने थे। कभी अपने रिश्तेदार थे, कभी अपने ही वजीर और अपने ही मुशीर थे। अब जाहिर बात है कोई वजह होगी, आप सोचिए क्या वजह, क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि रिश्तेदार ये जानते थे कि बगावत के अलावा, साजिश के अलावा इक़्तिदार हासिल करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। वजीर और मुशीर भी ये जानते थे कि जब तक बादशाह के बेटे को ना कत्ल किया जाए, जब तक बादशाह की औलादों को ख़त्म ना किया जाए, तब तक इक़्तिदार किसी और के पास जा ही नहीं सकता। और कई मौक़ों पर बादशाहों को उनकी अपनी औलादों ने ही कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कुर्सी मिल जाए, इक़्तिदार हासिल किया जा सके। तख्त और ताज के लिए औलादों ने अपने बापों को कत्ल कर दिया। ख़ानदानी सियासत की ये रिवायत आज भी कायम है, और इसकी वजह से ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात होना कोई गैर मामूली बात नहीं। अच्छा, मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों को अगर हम देखें तो उनमें मुकम्मल तौर पर ख़ानदानी सियासत आपको दिखाई देगी, नज़र आएगी। एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, दूसरी सही समझे मुस्लिम लीग नून। अच्छा, दोनों जमातों का एक ही उसूल है कि लीडर वही होगा जो भुट्टो या शरीफ ख़ानदान से होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, और अब बिलावल जरदारी साहब, जो कि खुद को बिलावल भुट्टो भी कहते हैं, बिलावल जरदारी साहब। अच्छा, पीपल्स पार्टी के अंदर कई ऐसे सीनियर तरीन अफराद हैं जो सालों से पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और अगर मैं कहूँ उनके वफादार हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत वफादार हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी हैं, उनके करीबी थे, लेकिन किसी एक को भी क़ियादत का मौका नहीं दिया जा सका। और यकीनी तौर पर हैरानी की बात है, हैरानी की बात यह है कि बिलावल जरदारी साहब से बहुत बड़े, उम्र में बड़े जो अफराद हैं, दुगनी उम्र के सीनियर सियासतदान भी उनके फैसले के मोहताज हैं। और उनकी दिल की क्या कैफियत होगी, मेरे ख्याल से मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितने नाम लूँ, पीपल्स पार्टी में मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ बड़े मंझे हुए सियासतदान मौजूद हैं, सीनियर तरीन कॉम्पिटेंट सियासतदान, लेकिन बिलावल जरदारी के फैसले के मोहताज होते हैं वो सब तमाम सीनियर्स। कितने नाम लूँ, फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, रज़ा रबानी साहब हैं, मौला बख्श शांडियो साहब हैं, एतजाज़ हसन साहब हैं, और कितने सीनियर अफराद हैं, लेकिन किसी एक को भी इस काबिल ना समझा गया जो पीपल्स पार्टी की क़ियादत कर सके। अब इस पे दुख भी किया जा सकता है, अफसोस का इजहार भी किया जा सकता है, और हैरानी की बात तो है ही। अब इनमें जिनके मैंने नाम लिए, क्या इनमें से, मैं आपसे पूछती हूँ नाजरीन, इनमें से एक भी ऐसा है जो बिलावल साहब से किसी भी लिहाज से जूनियर हो? तजर्बा क्या इनका कम है बिलावल से? क्या उम्र में बिलावल से छोटे हैं? क्या ये कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या इनको सियासत नहीं आती? जवाब आप सबको पता है, ये सारे के सारे बहुत सीनियर हैं, लेकिन इसके बावजूद क़ियादत रहेगी बिलावल जरदारी के पास, बिलावल जरदारी के पास। और यही वजह थी कि पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात हुए, और होने भी थे। इंसानी फितरत है, इंसान की नफ्सियात है कि अगर आप किसी को, मैं अक्सर कहती हूँ, खुडे लाइन लगाने की कोशिश करेंगे या जितना कॉम्पिटेंट होगा उसको आगे आने का मौका नहीं देंगे, इंसानी नफ्सियात है, इंसान फट पड़ेगा, इख्तलाफात होंगे, किसी का ज़र्फ बड़ा होगा वो पी जाएगा, जिसका नहीं होगा फट पड़ेगा। अब कई ऐसे अफराद जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की। अब यही हाल दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि उसमें भी ख़ानदानी सियासत है।
इसलिए नून लीग में तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि वहां इख्तियारात की जंग शिद्दत के साथ जारी। अब इसकी बड़ी वजह क्या है? एक ही है कि जिस तरह के भुट्टो खानदान एक ही है, बिलावल साहब का कोई दूसरा कॉम्पिटिटर दूर दूर तक नहीं है। उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो वो उनका रिश्तेदार नहीं बल्कि उनकी पार्टी का कोई रुकन होगा। लेकिन शरीफ फैमिली में 2 खानदान मौजूद है। जरा गौर से सुनते जाइएगा। शरीफ फैमिली में 2 खानदान मौजूद हैं और आज भी ये बात वाज़ेह नजर आ रही है कि शरीफ फैमिली के अंदर इख्तिलाफात जारी हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें रवायती तौर पर, फितरी तौर पर कह लें, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के 2 सालों पर रोशनी डाली। नून लीग की सियासत, अगर मैं कहूँ कि इस वक्त एक अजीबो गरीब किस्म का अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर चुकी है तो गलत नहीं होगा। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब के साथ सिवाय मरियम नवाज साहिबा के नून लीग की पूरी क़ियादत मौजूद थी और यही देखा गया था मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, जिसमें शहबाज शरीफ साहब के अलावा नून लीग की क़ियादत मौजूद थी। यानी चाचा और भतीजी इकट्ठे नजर नहीं आए, ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना इसमें। अब पहले बात कर लेते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ साहब ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना किसी एहतजाज की बात की, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया, ना हुकूमत गिराने की कुछ धमकियां या तड़ियां लगाई, ना मुमकिन एहतजाज से मुतालिक नून लीग की जो पॉलिसी है वो बताई, ना उन्होंने APC का तस्करा किया, ना ही शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा से मुतालिक कोई जिक्र किया और ना ही उन्होंने मुत्तहदा अपोजिशन के मुश्तरका लाएमल पर कोई रोशनी डाली और ना ही उन्होंने ये बताया कि वो कब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक वाजिबी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बज़ाहिर ये शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हुकूमत के खिलाफ, बज़ाहिर मैं कह रही हुकूमत के खिलाफ थी, लेकिन इसका टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो हुकूमत से ज़्यादा मरियम नवाज साहिबा थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब शायद अपनी भतीजी मरियम नवाज साहिबा को ये पैगाम देना चाह रहे थे कि उनकी गिरफ्त आज भी मुस्लिम लीग नून पर मजबूत है। चाचा भतीजी से बड़ा होता है। आज शहबाज शरीफ साहब के साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, खुरम दस्तगीर, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल साहब, तमाम सीनियर पार्टी के सीनियर लोग मौजूद थे। और मरियम नवाज साहिबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन था जी? याद करें ज़रा। राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़ साहब, मोहम्मद ज़ुबैर, परवेज़ रशीद, दानियाल अजीज़, मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद थी। अब इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये दोनों शख्सियात शहबाज शरीफ साहब के हमरा भी थी और मरियम नवाज साहिबा के साथ भी थी। अब इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया और शहबाज शरीफ साहब ने ये दिखाया कि उनके साथ आखिर कौन कौन है और मरियम नवाज ने यह बताया कि उनके साथ कौन कौन है। मरियम नवाज का जो बयानिया है वो यकीनी तौर पे नवाज शरीफ का बयानिया है, जिसमें शिद्दत पसंदी मौजूद है इदारों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बयानिए में हुकूमत के खिलाफ तो भरपूर ऐलान जंग है, लेकिन ज़रा गौर करें, कौमी मामलात पर कौमी इदारों के खिलाफ शिद्दत पसंदी नहीं पाई जाती। और यही एक बुनियादी इख्तिलाफ है जिसकी वजह से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में दूरियां अब बाकायदा दिखाई दे रही हैं। ये मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब दूरियां। शहबाज शरीफ साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, हुकूमत पर तनकीद से ज़्यादा मरियम नवाज को ये वाज़ेह पैगाम देना था कि नवाज शरीफ के बाद सिर्फ शहबाज शरीफ ही हैं जो मुस्लिम लीग नून में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो ख़ानदानी सियासत है ना, इसका सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा मसला है रियासत बाद में इक़्तिदार पहले की पॉलिसी दिखाई देती है। यानी रियासत बाद में इक़्तिदार पहले ये पॉलिसी दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, वज़ीर आज़म कौन बने? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। हुकूमत इसके बावजूद नून लीग की रही, पॉलिसियाँ नून लीग की रहीं, बना नून लीग का रहा, हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की काबीना रही। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ का ही बयानिया लेकर आगे बढ़े, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ये कहते दिखाई दिए कि मुल्क की तरक्की रुक गई। यानी जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब बेचारे नून लीग से नहीं किसी और पार्टी से थे, नवाज शरीफ नहीं तो तरक्की रुक गई। ये देखिए जरा इनका यादगार क्लिप। 2013 में हमने दहशतगर्दी की आंखों में आंखें डाल के देखा, खत्म कर दी दहशतगर्दी पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। आज कहीं कहीं आपको नजर आती है
सर उठाती हुई दहशतगर्दी, वो इसलिए कि आज फिर पाकिस्तान इंतशार का शिकार होना शुरू हो रहा है। आज फिर महंगाई बढ़ रही है। आज फिर पाकिस्तान को मैली नजरों से दुनिया देखना शुरू कर दिया है। आज फिर पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी बढ़ रही है और आप देखते हैं कि दुनिया आज किस नजर से पाकिस्तान को देख रही है। ये ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए। ये ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए। मैंने जाकर वहां पे प्रेसिडेंट ओबामा से कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, खुद मुख्तार मुल्क है। कोई मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला नहीं कर सकता। बोलो मेरे दौर में ये ड्रोन हमले बंद हुए थे या नहीं हुए थे? ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अंदर मुदाखलत थी, हमने इसको बंद किया। पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क बनाया। बेचारे नवाज शरीफ साहब को कोई बताता कि बाऊजी हुकूमत तो आपकी जमात की है ना, सारे मिनिस्टर्स आपकी जमात के हैं, मुल्क के स्याह सफेद की मालिक तो आपके नाअहल होने के बाद भी आपकी ही जमात है, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं कि मुल्क में तरक्की रुक गई, मईशत तबाह हो रही है। अच्छा, मुल्क का वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और आप कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। क्यों? ऐसा क्या है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं कर सके, जो सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता था? तो इसका जवाब एक ही है, खानदानी सियासत। शाहिद खाकान अब्बासी के नाम में शरीफ नहीं आता था। खानदानी सियासत, नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के अलावा अगर कोई दूसरा इक़्तिदार में आया, चाहे उनकी जमात से क्यों ना हो, फिर भी मुल्क नहीं चल सकेगा। इक़्तिदार सिर्फ उसके पास रहेगा जिसके नाम के साथ शरीफ लगेगा। लेकिन ये सियासत अब मुल्क की बजाय खानदान में हो रही है, क्योंकि 3 बार नून लीग के पास इक़्तिदार रहा और तीनों बार नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। अगर नवाज शरीफ ना अहल ना होते तो पंजाब की वज़ीर आला किसको बनना था? मरियम नवाज साहिबा को। अब इसी तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए गए। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें, जब अपनों में इतनी सियासत हो रही है तो फिर इनकी जमात में जो दीगर अफराद हैं जिनके नाम के अगर शरीफ भी नहीं आता, उन बेचारों का क्या हाल होगा? देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून क्या मुस्लिम लीग शीन बन सकेगी या फिर इसमें रस्साकशी में जीत नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा की होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शहबाज शरीफ साहब ने की। क्या फरमा रहे थे, जरा क्लिप देखिए। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे इनकी मुकम्मल इनकॉम्पिटेंस और नालायकी की बुनियाद पर। कोविड के बाद तो ज़ाहिर है कोविड का भी एक अपना मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है और अब लाखों लोग और बेरोजगार होने जा रहे हैं बदकिस्मती से। अल्लाह ताला, आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, बट हकीकत ये है। और फिर कारोबार ठप है, दुकानदार चिल्ला रहा है और जो नैब न्याजी गठजोड़ ने पेशावर से लेकर कराची तक पूरी की पूरी जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो कम्युनिटी है उसको खौफजदा कर दिया है। अफसरशाही काम करने को तैयार अच्छा, नहीं। हुकूमत पर तनकीद करना बिल्कुल बजा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मुझे एक बात ये बता दें, 3 बार हुकूमत करने वाले वो लोग जो चौथी बार भी हुकूमत करना चाहते हों, 3 बार हुकूमत करने वाले वो लोग जब हुकूमत छोड़ें तो मुल्क पर कर्जा 30,000 अरब हो। 3 बार हुकूमत करने वाले वो लोग जो अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करें तो मुल्क दिवालिया होने के करीब हो। 3 बार हुकूमत करने वाले वो लोग जिनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तरक्की की जानिब कब गामजन होगा तो वो कहें कि अभी तो मजीद 10-15 साल लगेंगे, अभी मौका मिल जाए हमें। 3 बार हुकूमत करने वाले वो लोग जो करप्शन पर निकाले गए हों, जो झूठ बोलकर लंदन फरार हुए हों, कोई इश्तिहारी कोई फरारी, जो कौमी खजाने को बर्बाद करके, कौमी खजाने को टीका लगा के बीमारी के नाम पर लंदन जाएं और वहां हट्टे कट्टे नजर आए, वो बताएंगे कि मुल्क आखिर कैसे संवारना है। अब ये बताइए कि छोड़कर क्या गए थे इस मुल्क के लिए भागने वाले। अदादो शुमार की बात करते हैं तो वो जब मुस्तहकम थे तब कितनी अच्छी थी इस मुल्क में रहने वालों की जिंदगी, जरा ये बता दें कभी। तब कितने फीसद गुर्बत दूर हो गई थी? क्या सब लोग रोटी खा के सोते थे? रोटी ना मिलने पे तब कोई खुदकुशी नहीं करता था इस मुल्क में। तब कितने फीसद अफराद 3 वक्त का खाना आराम से खाते थे? तब कितने फीसद करप्शन में कमी आई थी?
और कोरोना की क्या बात करते हैं? कोरोना से मुतालिक आपकी क्या पॉलिसी रही, कभी बताना पसंद करेंगे? कोरोना की वजह से मुल्क में कारोबार ठप रहा, लेकिन आप उस कारोबार को अगर मुकम्मल ठप है तो आप लोग क्या करवाना चाहते हैं? उसको मज़ीद ठप करवाना चाहते थे। जब इमरान खान साहब ने कहा था कि वो मुल्क को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे मईशत बैठ जाएगी, तब आप लोग ये तकाजा करते रहे कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए। उस वक्त आपको क्यों एहसास ना हुआ कि एक आम आदमी क्या करेगा? एक आम आदमी रोटी कहाँ से खाएगा? अब इतने खजाने तो सबके पास नहीं है जितने आप लोगों ने जमा कर रखे हैं। उस वक्त ये ख्याल आपको क्यों ना आया कि जो मुतालिबा आप कर रहे थे उससे मुआशी सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी? उस वक्त आपने ये क्यों रियलाइज नहीं किया कि लोग बीमारी से ज्यादा भूख से मरने लगेंगे? दिया क्या था सब आम को आप लोगों ने 3 बार हुकूमत करके? उस वक्त आप ये कह रहे थे कि जी जिंदगी बचा लो, मईशत नहीं, जिंदगी ज्यादा जरूरी है, जिंदगी होगी तो मईशत चलेगी। आज आप कोरोना से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब मुकम्मल लॉकडाउन कर देते तो इस मुल्क में रोटी के लिए कत्ल हो रहा होता। ये हालत करके गए थे आप, मुअज़्ज़िज़ अफराद इस मुल्क की, 3 बार इस मुल्क पर हुकूमत करने के बावजूद। कोई एक सरकारी इदारा बता दें ज़रा मुझे, कभी कोई एक सरकारी इदारा दिखा दें जो आपने मुनाफे में छोड़ा हो। कोई एक सरकारी इदारा आपने मुनाफे में नहीं छोड़ा। ये हाल है आप लोगों का। जिसको तब्दीली लानी होती है ना, उसके लिए एक मौका ही काफ़ी होता है। वो पहले मौके को आखिरी मौका समझ के अवेल करता है। याद रखिएगा, आपको तो 3-3 मौके मिले और अभी आप चौथे की तलाश में। जिस तरह 3 में आपने पता नहीं दूध शहद की कौन सी नहरें बहा दी थी, चौथे में आप पता नहीं क्या कर देंगे। आपने कौन से ऐसे काम कर दिए थे 3 बारी में जिनकी बुनियाद पर आप आज हुकूमत के 2 सालों पर सवाल करें? कोई भी सवाल करे, आप लोगों का तो बनता ही नहीं है अगर अपना माजी आप देखें। लेकिन जिनको ये साथ लेकर बैठे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो कहते हैं शर्म होती है, हया होती है, वो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक कुछ फरमा रहे हैं, लोगों को शर्म व हया याद दिलवा रहे हैं। आगे मैं क्या बोलूं, ये क्लिप देखिए इनका। फेलियर पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कश्मीर है। कश्मीर की जो एनेक्सेशन है इंडिया में ने जो की है, और वहाँ पे जो कत्लेआम इस वक्त बरपा है, और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है। कश्मीरी आज जो है वैली के अंदर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या इस बात की दुआएं मांग रहे हैं, अपने शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। गुलबशन के सहूलतकार ये बन गए। ये भी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। आपने क्या कामयाबी या क्या ब्रेक थ्रू उसमें अचीव किया? जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थे, आज भी रिलेशनशिप वही हैं जो एक रवायती रिलेशनशिप वहाँ पे चला आ रहा है। और शर्म नहीं आती इनको, ना हया आती है इनको जो है इन नाकामियों के ऊपर, बल्कि उन नाकामियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म और हया तो ख्वाजा से सब किसी को भी नहीं आती है ना। ये बात जो कर रहे हैं, इनकी हुकूमत में मुल्क का वजीर खारजा ही नहीं था। अब इस बात पे तो शर्म हया आनी चाहिए ना ख्वाजा आसिफ साहब सबको। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुल्क तवील अरसे तक वजीर खारजा से ही महरूम रहा, लेकिन मैंने सही कहा ना, शर्म हया तो किसी को आती नहीं। तभी तो आप बार बार मुतालबा करते हैं लोगों से कि कुछ शर्म होती, हया होती, कुछ शर्म हया ले आए अपने अंदर, लेकिन नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में कश्मीर के लिए क्या काम हुआ था, कभी आप बताना पसंद करेंगे जब आपके पास वक्त हो? सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाकर उनको एक विफाकी वजीर के बराबर ओहदा दे दिया गया। क्या ख्वाजा आसिफ साहब आप ये जानते हैं कि सफारती महाज पर नुकसान किसे कहते हैं? मैं आपको याद करवाती हूँ। नवाज शरीफ साहब का जरा क्लिप है, चलाइएगा जरा। क्या ख्वाजा आसिफ साहब ये जानते हैं कि मुल्क को सफारती महाज पर नाकाम करना आखिर किस कहते हैं? जब आप अपनी फौज अपने रियासती इदारों के खिलाफ इस तरह बयानबाजी करते हैं, बगैर सबूत उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जब आप बाहर मुल्क जाकर ये कहते हैं कि हमको अपना घर साफ करने की ज़रूरत है, जब आप मोदी को निजी दावतों में बुलाते हैं, जब आप सिफारती ताल्लुकात की बजाय ज़ाती ताल्लुकात पर तवज्जो देते हैं, जब आप दुश्मन को बगैर वीज़े के मरी की सैरें कराते हैं, जब आप मकबूजा कश्मीर और गुजरात के कसाई को साड़ियाँ तोहफे में भिजवाते हैं, जब आप दुश्मन मुल्क के जासूस का नाम लेने से भी कतराते हैं, तब होते हैं मुल्क के सिफारती ताल्लुकात खराब। शर्म नहीं आती, लेकिन सही कहते ख्वाजा साहब, शर्म होती है, हया होती है, लेकिन किसी को होती ही नहीं है।
हुकूमत की बहुत सारी नाकामियां होंगी, लेकिन कुछ कामयाबियां भी हैं और खुसूसन सिफारती महाज पर काफ़ी कामयाबियां आप लोगों से बेहतर हैं। 100 में से 100 नहीं ना होंगी, लेकिन आप लोगों से बहुत बेहतर होंगी। इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का ना सिर्फ कामयाबी से दिफा किया, बल्कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को भारत के अंदर से पजीराई मिली। बिरोने मुल्क कैदियों की वापसी, दोस्त ममालिक के कर्जे, पाकिस्तान का डू मोर से इनकार, वाज़े दो टोक मौक़िफ़, अफ़गान अमन अमल में मरकज़ी किरदार, चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात, भारत को आलमी सतह पर तनहा कर देना, यहाँ तक कि बांग्लादेश, नेपाल, ईरान ने भी भारत को अपने मंसूबों से अलग कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तस्लीम किया जाना, ये वो कुछ कामयाबियाँ हैं जिनको आप शायद कुछ नहीं समझते होंगे, मेरी नज़र में कामयाबियाँ हैं, और जिनके बाद इसका मौक़िफ़ आलमी दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मजबूत हुआ, बहुत मजबूत हुआ। इसके अलावा कोरोना जैसी आलमी वबा के खिलाफ मौसर हिकमत अमली, जिसको अब दुनिया भी तस्लीम कर रही है, मान रही है, बाकायदा दुनिया तस्लीम कर रही है, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। ये वो कामयाबियाँ हैं जो आपको कभी नज़र नहीं आएंगी, पता है सबको, और इसकी भी एक वजह है कि आपको क्यों नज़र नहीं आएंगी। ख़ानदानी सियासत से बाहर निकलें और एक मौसर ऑपोजिशन होने का किरदार अदा कीजिए, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। कराची की सूरत हाल पर बात करूंगी जो इतनी बदतर हो चुकी है कि मेयर कराची भी अब बाकायदा रो पड़े हैं, इसको रोना ही कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है रेहान हाशमी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। आपको बता दूं कि जी जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी हमें वक्त दिया था, लेकिन अभी अचानक मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अच्छा रेहान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। कराची के जो वारिस बने फिरते हैं, अब आपके मेयर भी इतने बेबस कि वो रो ही पड़े, तो फिर अब कराची वाले बेचारे किससे उम्मीद रखें रेहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से कराची को डिप्राइव किया जाता रहा है माजी में भी और अभी हाल में भी जो सूरत हाल है, मिसाल के तौर पर अभी जो मौजूदा बारिशें चल रही हैं और जो मुतवक्के बारिशें हैं कि एनडीए में जो कि डिजास्टर लाइक सिचुएशन इमर्ज होकर आ गई है, एनडीए में तक यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब है कि वसाइल की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल होती है तो उसको काउंटर करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है, वो मशीनरीज नहीं है। अच्छा, अब क्या ये बारिशें भी नहीं हो रही हैं और यहाँ पर कराची जो है ना पहली दफ़ा डूबने को जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। माजी में भी मुशर्रफ के दौर में, जो कि एक अच्छा कराची के लिए दौर था, उसमें लोग मेहनत भी कर रहे थे, उस दौर में भी कराची कई दिन मफलूज हो जाता था बारिशों की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम्स उस वक्त भी थी जब अच्छा दौर था, प्रॉब्लम आज भी है जब बदतरीन बल्दियाती दौर है। तो वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही? अच्छा, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सस्टेनेबल मास्टर प्लान की जरूरत है। कराची का मास्टर प्लान कराची के मेयर के इख्तियार में नहीं है, मेयर के पास नहीं है। दूसरा मसला, मैं बारिशों से अभी अगर सिर्फ बात करूँ, परटेन करूँ, क्योंकि मेयर ने तमाम अमूर के ऊपर बात की है। किसी भी शहर का, मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो कोर इशू होता है वो सेवरेज का निज़ाम होता है। सेवरेज का निज़ाम कराची में दरहम भरम है, मुख्तलिफ जगहों पर रोडें बर्बाद हैं, बरसाती नालों के अंदर सेवरेज का निज़ाम डाल दिया है। बदकिस्मती से सेवरेज और वाटर बोर्ड अगेन, तो रेहान साहब किसने ठीक करवाना है ये? जी देखें, कराची के मेयर के इख्तियार में पहले तो ये बात ध्यान में रखें, और क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला या आपके नाजरीन उसकी वक्त समझ सकेंगे, क्योंकि लेमैन अप्रोच है। एक आम आदमी तवक्का करता है कि भाई हमने वोट दे दिया तो हमें रिजल्ट चाहिए, उसकी तवक्कुआत नहीं है। लेकिन एक लिटरेटेड सोसाइटी में लोगों को कम से कम इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जनाब कचरा नहीं फेंकना, सड़क पे नहीं फेंकना, अनडेजिग्नेटेड जगह पे नहीं फेंकना, कौन कौन से इदारे बल्दियाती हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल अवाम की अपनी भी बहुत जिम्मेदारी। अच्छा नहीं रेहान साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट रेहान साहब, अभी मेरे पास वक्त है, आप मेरे साथ मौजूद हैं, एक मिनट मुझे यहाँ जरा क्लियर करें, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, नाजरीन देख रहे हैं, आप उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि अब आप जिसका क्लियरली बताते हैं, मुझे एक चीज़ का बड़ा शिकवा है, मैं आपसे भी बात ही करूंगी, पीपल्स पार्टी वालों से भी कहती हूँ कि जब आप लोग बड़ा स्मार्टली एमक्यूएम पाकिस्तान से बात कर लें, वो मलबा गिरा देती है पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत से किसी का मौक़िफ़ ले लें, वो मलबा गिरा देते हैं, जी ये तो मेयर का काम है। अब ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना कि क्या मेयर का काम है और क्या सिंध गवर्नमेंट का काम है। मतलब ये इस पे अवाम को कंफ्यूज फिर खुद की अवामी नुमाइंदे करते हैं, सियासतदान कंफ्यूज करते हैं अवाम को।
अच्छा, मैं गिनवा देता हूँ ना इदारे। किसी भी बल्दियाती हुकूमत के पास जो कोर बल्दियात के काम है वो कौन कौन से हैं? वो है सॉलिड वेस्ट लिफ्टिंग, वो है सेवरेज और वाटर यानी कि पानी की फराहमी और पानी की निकासी, जो कि कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के नाम से इदारा है। तीसरा इदारा बिल्डिंग कंट्रोल, जो कि अब SBCA हो गया है, पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल था। चौथा इदारा मास्टर प्लान, इसी तरह LDA लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि ये जो 6-7 आपको कोर बल्दियात के इदारे गिनवाए जिनका काम झाड़ू देना, कचरा उठाना, सॉलिड वेस्ट, उसको बना दिया गया सिंध सॉलिड वेस्ट। KWSB पानी की निकासी, पानी की तफसील, गटर के मामला, KWSB। अच्छा, तो वहाँ पे फिर मेयर साहब क्या बहुत 100% परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं? मुझे पता है कचरा नहीं है वहाँ पे, नालों पे तजावुजात, मतलब इतने सारे मसाइल हैं। क्या वहाँ पे जो मेयर कराची हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो? अच्छा, मैं ये तमाम इदारे जो मैंने आपको बताए हैं, बदकिस्मती से इनमें से कोई भी एक इदारा कराची के मेयर के जेर इंतजाम नहीं है। बराह रास्त वजीर बल्दियात और सिंध गवर्नमेंट इसको चलाती है। ये बदकिस्मती है। और मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के मेयर को भी अगर आप ये बताएंगी कि जनाब ये इदारे हैं जो हमारे मेयर के पास नहीं है, तो तमस्खुर उड़ाने वाली बात होगी। ये एक अजूबे की बात है कि बुनियादी बल्दियाती इदारे मेयर के पास नहीं। अच्छा, ये दूसरा सवाल ये हो सकता है कि जनाब ये सब नहीं थे तो हमने क्या किया? क्या देखें, हम बीइंग MQM के नुमाइंदगान सबसे ज्यादा एक्सेसिबल हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि हम कराची शहर का स्टेक रखते हैं और इजी टू एक्सेस हैं, एक्सेसिबल हैं आम आदमी के। आम आदमी जो चीजों को सह रहा होता है, उन्हीं मोहल्ले गलियों में रहकर वो तमाम चीजें हम भी तो सह रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं कि स्टेक होल्डर हैं तो वो तमाम चीजें सह भी रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने की जस्तजू भी कर रहे हैं। अर्बन सिंध कराची वो एक बदकिस्मत शहर है, इतना बड़ा शहर कि जिसकी ड्राइविंग सीट पर कराची से मुंतखब होने वाला आदमी नहीं बैठता। और कराची की किस्मत का फैसला करने वाले लोग अमूमी तौर पर कराची से इलेक्ट नहीं होते। सेकंड चीज इसके साथ मुंसलिक ये है कि कराची जितना अर्न करके देता है, कराची को आज से तकरीबन 20 साल पुरानी होने वाली मर्दमशुमारी के नतीजे में। रेहान साहब एक मिनट, रेहान साहब मैंने आपकी बातें बड़े आराम से सुनी। एक मिनट, आपने आराम से कह दे जी ये डिपार्टमेंट, आप किसी भी मुल्क का मेयर हंसेगा, किसी भी मुल्क के किसी भी शहर की बात कर ले कि जी ये तमाम जो इख्तियारात है मेयर के पास होने चाहिए, लेकिन नहीं है, डिपार्टमेंट उनके अंडर नहीं आते हैं। चले मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ किसी हद तक, लेकिन मुझे बता दें कि MQM क्या पाकिस्तान की ऐसी बड़ी जमात नहीं है जो कि कराची पे बाकायदा बुराजमान रही, कराची हमारा है, कराची मेरा ये कहती रही? और क्या MQM इतनी नई पार्टी है या मेयर पहली बार कराची में ये MQM से मुंतखब हुए कि आप लोग इतने पुराने हैं? कराची के मामला तो बहुत पुराने चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब कराची में MQM पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। कराची के हालात में सारी जिम्मेदारी हम कहेंगे कि तीर वाली पार्टी पे फेंक देंगे आप सिंध हुकूमत पे। हम इसको टेन्योर में डिवाइड कर लेते हैं ना, हम इसको हिस्से में डिवाइड। मुझे बताइए ना, नालों पे तजावुज आते हैं। एक मिनट, ये लोग तो फिर MQM से ही सवाल पूछते, नहीं पूछते कि आप लोगों से? आपसे नहीं को पूछता होगा? अच्छा, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। हम इसको हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा जो MQM के फारूक सत्तार मेयर थे, वो हिस्सा भी देखा। उसके बाद मुशर्रफ साहब का दौर आया, उसमें जमात इस्लामी के मेयर थे। उसी मुशर्रफ के दौर में MQM के एक और मेयर आए, मुस्तफा कमाल। अच्छा, ये 2 दौर MQM के मेयर के गुजरे जिसमें एम्पावर्ड थे किसी हद तक। फारूक सत्तार साहब एम्पावर्ड थे और उसके बाद ज्यादा एम्पावरमेंट, रूट लेवल डेमोक्रेसी, तमाम इदारे, बल्दियात के इदारे मुशर्रफ दौर में दिए गए, जिसमें आर्टिकल 140A का किसी न किसी हद तक इतलाक हुआ और 2001 का कानून नाफिजुल अमल हुआ। फिर उसके बाद आपका बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। 8 साल 10 साल के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुए, उसमें 2001 के कवानीन में तरमीम और तखफीफ करके 2013 का कानून बना दिया गया। 2013 के कवानीन के ऊपर हमने मुख्तलिफ फोरम पे असेंबली में भी बाइकआउट किया, एहतजाज किया, रिकॉर्ड करवाया पुरअमन तरीके से और भरपूर तरीके से हमने इस बात को रिकॉर्ड पर लेकर आया कि जनाब ये मुनासिब नहीं है, इंतहाई गैर मुनासिब होगा। अच्छा, अब जहाँ तक बात रही, ये तो टेन्योर में डिवाइड हो गया ना। एक अच्छा दौर जिसकी मिसाल पूरे कराची पाकिस्तान में दी जाती थी, पंजाब में दी जाती थी, लाहौर में रेप्लिकेट करने की भी कोशिश की गई MQM के दौरे इख्तिदार के मेयर के कारनामों को। और उसके बाद एक बदतरीन दौर जिसमें बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। फिर तीसरा ये फेज कि जिसमें बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए लेकिन एक लंगड़ा लूला माजूर बल्दियाती निज़ाम हाथ में पकड़ा दिया गया। और क्यों ना पकड़ाएं,
वो उसकी वजह ये है कि देखें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर तो है। अच्छा रेहान साहब, एक बड़ा ऑनेस्ट सवाल मैं पूछूंगी आपसे, ऑनेस्ट जवाब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। यानी आप कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को चेंज करने की जरूरत है, निज़ाम आपको लगता है कि ठीक नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर हम मेयर देखें, कंपैरिजन करें, मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे, फारूक सत्तार भाई की आपने बात की, अब ये आपके माशाल्लाह वसीम साहब है, आपको क्या लगता है कि मेयर वीक है, फिर मेयर दबंग नहीं है, मेयर दबंग होना चाहिए? देखिए अब जो मेयर रोना शुरू कर देगा उस मेयर से क्या तमाम लोग बड़े सीनियर लोग हैं ना जिनका आपने नाम लिया, इंतहाई सीनियर लोग हैं। और अगर ये बात करें ना, सीनियर रोता हुआ अच्छा नहीं लगता रेहान साहब। अब देखें जब कोई जब भी कोई रोना शुरू कर दे ऐसे कि मेरे पास तो इख्तियारात नहीं, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, तो वो सीनियर रोता हुआ अच्छा नहीं लगेगा ना। अपनी सीनियरिटी तो उसने उसी टाइम पे खत्म कर दी, उसे रोना शुरू कर दिया। देखिए हम लॉजिकल बात करेंगे ना, आप मवाजना जब भी करती है ना तो मवाजना होता है, अगर इतनी ज्यादती हो रही है तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। मतलब आज चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान साहब, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रेहान मौजूद थे, एमकेएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, और अफसोस के साथ कहूंगी कि इनका ये कहना है कि हर चीज़ की जिम्मेदार जो है पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत है, यानी एमकेएम तो दूध की धूली है, एमकेएम पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी आयद होती ही नहीं है, हर चीज़ सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, ऐसा इनका कहना था। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद सदीक जानूंगी अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए नई मुश्किलात और उनका मुकदमा कितना अहम है, ये क्या रुख इख्तियार करेगा, इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए सदीक की तरफ चलती हूँ। सदीक, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए नई मुश्किलात आखिर हैं क्या, और ये केस क्या हम कह सकते हैं कि जल्द अंजाम को पहुँच जाएगा? जी, अगर ये जल्द अंजाम को पहुंच सकता है, अगर समाअत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर की जाए, तो जरदारी साहब के 2 केसेस ऐसे हैं जो उनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, केसेस हैं, उनमें 2 केसेस ऐसे हैं जिनका फ़ैसला 1 से 1.5 माह में आ सकता है। जो आज हम बात करने जा रहे हैं जरदारी साहब के हवाले से, जरदारी साहब के साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनमें से आज एक मुल्ज़िम ने 6 केसेस में 9 अरब 50 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर ली है। प्ली बार्गेन का मतलब यही होता है कि आप एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं कि बिल्कुल मैंने गैर कानूनी तरीके से ये पैसा कमाया, मैंने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए ये पैसा कमाया और अब मैं ये पैसा वापस करने को तैयार हूँ। आज पहले 3 केसेस में हुई थी, 3 केसेस में आज हुई। आप अंदाज़ा लगाएं कि जरदारी साहब के साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनमें से सिर्फ एक मुल्ज़िम ने 9 अरब 50 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की है। अगर एक मुल्ज़िम ने 9 अरब 50 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जरदारी साहब जो इन तमाम केसेस के मरकजी किरदार हैं, जो बेनिफिशरी हैं, तो उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा और कमाया होगा। जरदारी साहब के लिए ख़तरनाक बात यह है कि जब भी किसी केस में कोई वादा माफ़ गवाह आ जाता है या कोई प्ली बार्गेन कर लेता है तो उससे जो दीगर मुल्ज़मान होते हैं उनका केस बहुत कमज़ोर हो जाता है और जो प्रोसिक्यूशन होती है उनका केस मजबूत हो जाता है। नैब की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज नैब ने जो आज ये प्ली बार्गेन जो नैब ने मंजूर की, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने, और आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने भी उसको एक्सेप्ट करते हुए उसकी मंजूरी दे दी है। तो अब इस प्ली बार्गेन के बाद जरदारी साहब के खिलाफ केस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब यह है कि एक मुल्जिम ने जब एतराफ़ कर लिया है, अगर एक केस है उसमें हम 5 लोग हैं और मैं एतराफ़ कर लेता हूं कि बिल्कुल मैंने गलत काम किया है और मैं इतने पैसे वापस करने को तैयार हूं, तो जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा बंदा है, जिसने सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया है, जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया है, उसके लिए तो बहुत ही खतरे की बात है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये वही अकाउंट्स हैं जिनमें से जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्हीं अकाउंट्स में से बिलावल हाउस लाहौर के पैसे अदा किए गए। ये वही अकाउंट्स थे जिनमें प्ली बार्गेन हुआ है, जिन अकाउंट्स के बारे में ये बताया गया कि जरदारी साहब की फैमिली के अखराजात इन्हीं अकाउंट से दिए जाते थे। जिन अकाउंट्स के ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि उनमें से पैसे जरदारी साहब की फैमिली पर खर्च होते हैं, उनके घरों पर खर्च होते हैं, उनके मुलाजमों पर खर्च होते हैं, इवन के इन अकाउंट्स में तो नहीं, लेकिन इसी केस से मुतल्लिका कुछ अकाउंट्स हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि जरदारी हाउस के सदके के बकरे तक के पैसे जो हैं वो उन अकाउंट से दिए जाते थे। तो आज की ये जो प्ली बार्गेन है, आज के जो एहतसाब अदालत का फैसला है, आज एहतसाब अदालत की जो मंजूरी है, उससे नैब का केस मजबूत हो गया है। नैब ज़राए से हमारी बात हुई है, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अब जरदारी साहब का बचना जो है वो नामुमकिन हो गया है, क्योंकि एक मुल्जिम ने एतराफ़ कर लिया है और पैसे भी वापस कर दिए हैं। 1 अरब रुपया जमा करा दिया गया है, बाकी 8 अरब अगले 3 बरसों में जो है वो जमा कराए जाएंगे। फेक अकाउंट केस
जो आसिफ अली जरदारी साहब का जाली अकाउंट केस है, जो जरदारी साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें हर गुजरते हुए दिन के साथ डेवलपमेंट हो रही है। यही वजह है कि आपने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत के बाद देखा होगा कि बिलावल साहब जब एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका जब्त जवाब दे चुका था, सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था। उन्होंने बहुत एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत धमकियां लगाई, बहुत इल्जामात लगाए। ये सब इल्जामात इस वजह से हैं, ये तमाम धमकियां इस वजह से हैं कि जरदारी साहब के लिए ये केस बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। इस केस में ये केस उनके लिए बहुत खतरनाक बनता चला जा रहा है और जरदारी साहब का बचना इसमें मुश्किल होता चला जा रहा है। उसकी वजह वादा माफ गवाहों की आमद है, उसकी वजह प्ली बारगेन है। इन दोनों चीज़ों से जरदारी साहब के लिए खतरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं सदीक कि नैब का जो मौक़िफ़ मजबूत हमें दिखाई दे रहा है, या फिर नैब आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, उससे जरदारी साहब की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यानी नैब जितना मजबूत दिखाई दे रहा है, जितना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, जरदारी साहब उतने वीक दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से नैब ने अपना केस, उनकी टीम ने सुहेल आरिफ साहब थे, उन्होंने वसीम रियाज साहब थे और वसीम बोला और इस तरह की उनकी पूरी एक टीम थी, आयुष थे, मोहम्मद गुफरान थे, इसके अलावा अहमद बिन जायद थे। इन तमाम लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना केस जो है वो अदालत के सामने रखा और चीज़ें इकट्ठी की, जिस वजह से ये प्ली बार्गेन जो है वो मुमकिन हुई है। क्योंकि मुल्ज़मान को भी नज़र आ गया था कि हमारे खिलाफ इतने शवाहिद आ चुके हैं नैब के पास कि अगर ये रेफरेंस दायर होता है तो शायद हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर ही प्ली बार्गेन कर ली और मान लिया कि बिल्कुल हमने ये जो है वो गैर कानूनी ज़राए से ये पैसे कमाए थे और नैब ने डिटरमिन किया 9 अरब 50 करोड़ रुपए 6 केसेस में। आप सिर्फ ये देखें 6 केसेस में, और ये दर्जनों केसेस हैं, 16 तो सिर्फ रेफरेंसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नैब को कि ये आप दायर करें। अभी तक उनमें से 10 रेफरेंसेस दायर अंजाम को पहुंच जाएगा। देखें ये केसेस कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने ये भी देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की नज़र होती है, सुप्रीम कोर्ट महदूद वक्त देती है तो तब तो फैसले जल्दी हो जाते हैं। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चेक एंड बैलेंस नहीं होता और जहाँ पे जो है वो एहतसाब अदालतों की सवाबदीद पे मामला छोड़ दिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि कई साल भी केसेस चलते रहते हैं और फिर जरदारी साहब को मौका मिल जाता है ये कहने का कि देखिए जी इतने बरस मुझे जेल में रखा, केसेस चलाए और मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं निकला। सही ठीक है सदीक, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को आज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।